पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद देश के उपराष्ट्रपति का पद खाली है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में खूब उठापटक देखने को मिली। देश के कई हुक्मरानों ने इसे सत्ता में बैठी बीजेपी और उनके सियासतदानों की मिलीभगत तक करार दे दिया। अटकलें ये थीं कि शायद धनखड़ बीजेपी की कठपुतली बनने से गुरेज कर रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। फिलहाल धनखड़ का किस्सा अब लगभग समाप्त हो चला है और बीजेपी ने उस किस्से की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का भी काम कर दिया है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और एनडीए उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लग गई है। हालांकि विपक्ष ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन चर्चा ये है कि सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है और ऐसा करके बीजेपी ने एनडीए को एकजुट रखने के साथ साथ विपक्षी किले में भी सेंधमारी का दांव चल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का हर एक फैसला राजनीतिक लिहाज से काफी अहम होता है। ऐसे में राधाकृष्णन के चयन के पीछे भी बीजेपी की सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। दरअसल सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत के तमिलनाडु से आते हैं और फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इस तरह से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर डीएमके और एआईडीएमके में सेंधमारी करने के साथ साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी कशमकश में डाल दिया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि विपक्ष के साथ भी वो बातचीत करेंगे और राधाकृष्णन के नाम पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करेंगे। तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार हैं, जो फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमके स्टालिन की डीएमके कशमकश की स्थिति में फंस गए हैं। स्टालिन और उद्धव दोनों ही विपक्षी खेमे में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाकर इन दोनों नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल यह है कि अगर वे राधाकृष्णन को समर्थन नहीं देते हैं तो यह सीधा मैसेज जाएगा कि उन्होंने अपने ही राज्यपाल के खिलाफ जाकर वोट किया। और यही वजह है कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने राधाकृष्णन को अच्छा इंसान बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। संजय राउत के बयान से ये साफ है कि उद्धव ठाकरे के सामने एनडीए कैंडिडेट का खुलकर विरोध करना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु में क्षेत्रीय अस्मिता काफी अहमियत रखती है। ऐसे में एमके स्टालिन के लिए राधाकृष्णन के नाम का विरोध करना आसान नहीं होगा और एआईडीएमके का भी एनडीए के खिलाफ जाना मुश्किल होगा। देश में राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति का, देखा यही गया है कि सत्ता पक्ष विपक्षी खेमे में सेंधमारी करती है। चाहे कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए का दौर रहा हो या फिर मौजूदा बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए, यूपीए ने 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को उम्मीदवार बनाया था, जिनके खिलाफ एनडीए से भैरव सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त भी प्रतिभा पाटिल के महाराष्ट्र की होने के नाते शिवसेना ने एनडीए गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी यूपीए को वोट किया था। इसी तरह 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए ने प्रणब मुखर्जी को उम्मीदवार जब बनाया, तब भी एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद शिवसेना और जेडीयू ने यूपीए को सपोर्ट किया था। वहीं 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। तब जेडीयू ने विपक्ष में रहते हुए भी समर्थन किया था, क्योंकि वे बिहार के राज्यपाल थे। और यही सिलसिला देखने को मिला 2022 में, जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस की तरफ से मार्गरेट अल्वा विपक्षी उम्मीदवार थीं, लेकिन इसके बावजूद भी टीएमसी ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि धनखड़ के साथ ममता की अदावत जगजाहिर रही है। बीजेपी के इस सियासी दांव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के लिए आपसी एकता बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार उतारकर एनडीए की टेंशन बढ़ाना चाहता था, लेकिन राधाकृष्णन की उम्मीदवारी होने के बाद इंडिया ब्लॉक में भी सियासी चिंता बढ़ गई है। डीएमके के लोकसभा और राज्यसभा में कुल 32 सांसद हैं और तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनके सामने यह दुविधा रहेगी कि वह अपने राज्य के एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करें या नहीं। डीएमके के लिए दुविधा इसलिए भी होगी क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में चुनाव हैं और बीजेपी और एआईडीएमके इसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन के नाम से विपक्षी एकता भी डगमगा सकती है, जिसका उदाहरण हमें 2022 में पहले ही देखने को मिल चुका है, जब टीएमसी वोटिंग में हिस्सा न लेकर कांग्रेस को गच्चा दे गई थी और अब फिर से कांग्रेस के लिए वह सियासी चुनौती खड़ी दिख रही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे और एमके स्टालिन उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या स्टैंड लेते हैं।
डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।